जी, तो अब हमने जीओसी के तीसरे लेक्चर के अंदर पढ़ना है बॉन्ड लेंथ। आपको पता है कि जब एक एटम दूसरे एटम को अप्रोच करता है तो उनके बीच में अट्रैक्शन होती है, और वो अट्रैक्शन होती होती एक मैक्सिमम फासला कम करके मिनिमम फासला अटेन कर लेते हैं, और जहाँ पे एक्सटेंट ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स मोर देन एक्सटेंट ऑफ रिपल्शन, तो वहाँ पे आके वो स्टेबल हो जाते हैं। तो हम बोलते हैं कि इनके बीच में बॉन्ड बन चुका है। लाइक अगर एग्जांपल के साथ देखें, एक एटम ये है आपके पास ए, इसका न्यूक्लियस है, और यहाँ पे कोई बी एटम है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक डिस्टेंस इनके बीच में है, मान लेते हैं आर है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, प्लस की तरफ अट्रैक्शन होगा, ये प्लस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये दोनों पास आना चालू हो जाएंगे, यानी कि आर कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और एक स्टेट ऐसी आएगी कि ये दोनों मिनिमम फासले पे आ चुके होंगे, इस तरह, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ, ठीक है। और अब अगर इससे ज़्यादा पास आएंगे ये, तो इनके बीच में रिपल्शन चालू हो जाएगा, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन चालू हो जाएगा। तो वो मिनिमम फासला जो कि दो एटम्स मैक्सिमम अट्रैक्शन के लिए बनाए रखते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, बॉन्ड लेंथ। अब अगर इससे पास आएंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा, या वो एटम स्टेबल नहीं रहेंगे, या दूर रहेंगे तो भी मैक्सिमम अट्रैक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज़ एन एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाइज bonded with each other at maximum attraction, ठीक है ना। ये दोनों सब मैक्सिमम क्या हो, अट्रैक्शन बनाए रखें, और इनके बीच में जो फासला होगा, यानी कि इसका सेंटर लिया जाए और इसका सेंटर लिया जाए, यानी कि ये सेंटर इसका और इसका सेंटर ये ले लिया जाए, तो ये बीच वाला जो फासला होगा इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ बोलेंगे, BL। इसको क्या बोल सकते हैं, बॉन्ड लेंथ। या ऐसे बोल सकते हैं एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स, ठीक है जी। या ये वाली डेफिनेशन भी ठीक है कि मैक्सिमम अट्रैक्शन बनाए रखें और उनके बीच में जो फासला होगा वो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ होगा। और ये कब कंडीशन होती है, ये वाली, कि मैक्सिमम अट्रैक्शन हो और मिनिमम, तभी तो बॉन्ड बनेगा ना, मिनिमम रिपल्शन हो। तो उस फॉर्म के अंदर जब बॉन्ड बना हुआ हो, तो जितने फासले पे वो एक दूसरे को मेंटेन करते हैं उसको क्या बोला जाता है, ये एक बॉन्ड लेंथ है। आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड लेंथ चेंज होती रहती है, क्योंकि एटम्स क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। अगर दो बॉन्ड किए हुए एटम्स पड़े हुए हैं, तो वो क्योंकि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पड़े होंगे, तो कुछ ना कुछ वहाँ पे हरकत कर रहे होते हैं, वो काइनेटिक मोशन कर रहे होते हैं, वाइब्रेशंस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये जो डिस्टेंस है ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। ये भी एक एवरेज सा पैरामीटर है। जैसे बॉन्ड एनर्जी एक एवरेज पैरामीटर था, इसी तरह बॉन्ड लेंथ भी एक एवरेज पैरामीटर होता है, जो कि दो न्यूक्लियाइज के न्यूक्लियस के बीच का एवरेज डिस्टेंस होता है हमारे पास, ठीक है। और इसको मेजर करने का तरीका क्या है, बॉन्ड लेंथ इज मेजर्ड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है। ये एक मॉडर्न टेक्निक्स हैं, आप ऊपर वाली क्लासे में यानी कि हायर क्लासेस में पढ़ेंगे इसको। अगर एक्सरे की बात की जाए तो आप एक सब्सटेंस लेते हैं, उसके ऊपर एक्सरेज डालते हैं। जब एक्सरेज उस सब्सटेंस से इंटरेक्ट करेंगी तो वहाँ से टकरा के डिटेक्टर की तरफ जाएंगी, तो किस एंगल पे जा रही हैं, कैसे कैसे जा रही हैं, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली जाती है। तो उसकी बेसिस पे हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि इसकी बॉन्ड लेंथ
क्या होगी, ठीक है। इसी तरह स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर IR रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशंस डाली जाती हैं। इसी तरह वो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम लोग डाटा हासिल कर लेते हैं। मतलब कहने का कि हम लोग किसी तरीके से ये बॉन्ड लेंथ को मेजर कर लेते हैं, क्योंकि आम आँख से तो एटम भी नज़र नहीं आते, मॉलिक्यूल भी नज़र नहीं आते, तो थोड़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्निक या मॉडर्न टेक्निक से ये काम किया जाता है, ठीक है। और इसके जो यूनिट्स हैं बॉन्ड लेंथ के, क्योंकि लेंथ है, लेंथ के यूनिट वही होते हैं कि जो डिस्टेंस के होते हैं, तो वो क्योंकि ये एटम छोटे छोटे हैं तो जनरली वो क्या होता है नैनोमीटर्स, ठीक है। नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁹ मीटर का। उसके बाद एंगस्ट्रम यानी कि 10⁻⁻10 मीटर, क्योंकि एटम क्या होते हैं छोटे छोटे, तो उनके डायमीटर्स भी क्या होंगे, या उनका जो बॉन्ड लेंथ है वो भी छोटी छोटी होगी, तो इसलिए ये छोटी लेंथ से इनके यूनिट्स होंगे, ठीक है। कभी भी आप माइक्रोमीटर्स में या कभी भी आप सेंटीमीटर्स के अंदर या कभी भी मीटर के अंदर नहीं लेते। छोटी चीज़ों के लिए छोटे यूनिट और बड़ी चीज़ों के लिए बड़े यूनिट। 10⁻⁹ मीटर बहुत छोटा यूनिट है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ भी क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है। अब कुछ अगर हम लोग कॉमन एग्जांपल्स की बात करें कि बॉन्ड लेंथ जो हैं ये आपको याद रखनी है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन, कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है ये है आपके पास 1.54 एंगस्ट्रम, ठीक है। कहीं पे भी अल्केन नज़र आए तो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ जनरली क्या होती है 1.54 एंगस्ट्रम। इसी तरह कहीं पे आप पे कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड नज़र आए तो वहाँ पे होती है 1.34 एंगस्ट्रम, ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड लेंथ ही होता है, डबल बॉन्ड थोड़ा सा छोटा होता है तो बॉन्ड लेंथ भी छोटी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो न्यूक्लियाई मज़ीद थोड़े थोड़े पास में आ जाते हैं। इसी तीसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड, इसकी बॉन्ड लेंथ हो जाती है 1.2 एंगस्ट्रम, ये तो मज़ीद छोटी हो जाएगी। ट्रिपल बॉन्ड मतलब 3 बॉन्ड बने हुए हैं 2 न्यूक्लियस के बीच में, और 2 न्यूक्लियस के बीच में अगर 3 बॉन्ड बने हुए हैं तो न्यूक्लियस बहुत पास पास आ जाएंगे, तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से चौथा, आप कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड दें लेकिन ये क्या है बेंजीन वाला हो, ठीक है, यानी कि वो चलता फिरता सा बॉन्ड हो, रेजोनेंस वाला बॉन्ड हो। हम लोग आगे रेजोनेंस कंसेप्ट पढ़ेंगे जब हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या है, बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है। तो इसका क्या होता है 1.39 एंगस्ट्रम है ये, मतलब कहने का कि डबल बॉन्ड से थोड़ी सी ये बड़ी होती है और सिंगल बॉन्ड से छोटी होती है। इसको बोला जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर, क्योंकि ये वैल्यू क्या है इन दोनों के बीच में आ रही है, सिंगल बॉन्ड से थोड़ी सी छोटी और डबल बॉन्ड से थोड़ी सी बड़ी, यानी कि डेड बॉन्ड जैसा कुछ हम लोग बोल सकते हैं इसमें, 1.5 बॉन्ड जैसा, ठीक है। इसी तरीके से कार्बन और हाइड्रोजन कहीं पे मौजूद हैं तो वहाँ पे बॉन्ड लेंथ होती है 1.08 एंगस्ट्रम, ठीक है। तो ये बॉन्ड लेंथ कुछ आपको याद होनी चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, कार्बन कार्बन सिंगल की, डबल की, ट्रिपल की, इसको बोला जाता है बेंजीन वाला या रेजोनेंस वाला डबल बॉन्ड, और ये कार्बन और हाइड्रोजन। हमने देखना है कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। अब कोई अगर एक एटम है हमारे पास, इसके रेडियस से क्या मुराद है, इसके सेंटर से लेके आउटर मोस्ट बाउंड्री तक का फासला, इसको क्या बोला जाएगा रेडियस। और कोवेलेंट रेडियस से क्या मुराद है कि जब किसी एटम ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हो तो उस वक़्त मेजर किया गया इसका रेडियस क्या कहलाएगा, कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। और जनरली कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर ही मेजर किया जाएगा, तो इस फासले को अब मेजर करना है हम लोग ने, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है कहीं पे, तो हम क्या करेंगे, एक कार्बन और दूसरा कार्बन, हम चाहते हैं कि एक कार्बन का रेडियस निकालें, तो हमें पता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लेंथ कितनी है। सिंगल बॉन्ड क्या होगा हमारे पास, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ से लेके फासले को यहाँ तक फासले को, यानी कि इस फासले को बोलते हैं हम लोग इसको बॉन्ड लेंथ। यानी कि 2 कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम के बीच में जो उनके न्यूक्लियस के बीच में फासला होता है उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। तो अगर एक एटम का निकालना है तो बॉन्ड लेंथ को क्या कर देंगे, हाफ़ कर देंगे,
ठीक है ना, यहाँ तक, मतलब कि बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक एटम का रेडियस आ जाएगा। ठीक है, इन केस ऑफ कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड की लेंथ क्या होती है 1.54 एंगस्ट्रम। तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये आएगा हमारे पास 1.54 एंगस्ट्रम। और अगर इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो इसका मतलब आधा कर देंगे, जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ तक का फासला आ जाएगा। तो CR यानी कि कोवेलेंट रेडियस ऑफ कार्बन कितना आ जाएगा 0.77 एंगस्ट्रम। तो जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो एक कार्बन का साइज़ 0.77 एंगस्ट्रम हमें फाइंड किया। ऐसे एक एटम तो स्टेबल ही नहीं है, जब स्टेबल ही नहीं है तो उसका साइज़ कैसे मेजर करें, तो उसका कोवेलेंट बॉन्ड बनवा लेते हैं। जब कोवेलेंट बॉन्ड उसका बन जाता है तो उसके बाद उसका हम लोग कोवेलेंट रेडियस निकाल लेते हैं। ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि कहीं पे कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, sp3, और ये भी क्या होती है sp3, सिंगल बॉन्ड के बीच में। अगर कहीं पे कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड हो जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp2, और ये भी क्या हो जाएगी sp2। और कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड नज़र आता है आपको तो ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है sp, और ये भी sp। कैसे हाइब्रिडाइजेशन काउंट करनी है ठीक से वो हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे, लेकिन अभी के लिए ये याद रखना है, कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो sp3, डबल बॉन्ड बनाएगा तो sp2, और ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो sp। तो उसकी बेसिस पे हम लोग एक चार्ट डेवलप करते हैं। ठीक है, अब सीरियल नंबर 1, 2, 3 हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे, %s करैक्टर लिखेंगे, %p करैक्टर लिखेंगे, और बॉन्ड लेंथ का उसका कुछ डाटा के लिहाज से हम लोग चीज़ें निकालेंगे। क्या निकाल सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का क्या पॉसिबिलिटी, sp3 हो सकता है, या तो sp2 हो सकता है, या फिर sp हो सकता है। अब इसके अंदर क्या है, इसको अगर 100 माना जाए तो 25% s है और 75% p करैक्टर है। sp2 के अंदर क्या है 33% s करैक्टर है और 66% क्या है, ये 67% क्या है p करैक्टर है। और sp के अंदर 50% s और 50% p करैक्टर। sp3 की हमें पता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ कितनी होगी आपके पास 1.54 एंगस्ट्रम। sp2 कार्बन होगा तो आपके पास कितनी होगी 1.34 एंगस्ट्रम। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा sp होगा 1.2 एंगस्ट्रम। ठीक है ना। तो आप देखें कि जो हम लोग s करैक्टर बढ़ाते हैं 25 से 33, 33 से 50, तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है कम होती चली जा रही है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एज s करैक्टर इंक्रीजेज बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज, बॉन्ड छोटा होता चला जाता है अगर किसी में s करैक्टर बढ़ रहा है। या दूसरी चीज़ देखें, अगर p करैक्टर कम हो रहा है तो भी क्या हो रही है बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है। एज p% करैक्टर डिक्रीजेज बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज। ठीक है ना, यानी कि p करैक्टर कम हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ भी कम हो रही है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज p करैक्टर या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज s करैक्टर। ठीक है ना, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। ठीक है ना, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी का इन्वर्स रिलेशन है। कैसे, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी मतलब बॉन्ड लंबा होगा तो बॉन्ड तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए होगी, लेकिन अगर बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है इसका मतलब है बॉन्ड लेंथ बहुत कम होगी या छोटी होगी। ठीक है ना, तो इसीलिए लिखा जाता है कि अल्केन्स यानी कि आप CH3 या इसको ऐसे लिखें कि CnH2n+2, अल्कीन्स CnH2n और अल्काइंस CnH2n-2। तो बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी सबसे, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। तो बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, अल्काइन की, फिर अल्कीन की, और फिर अल्कीन की ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है sp होगा, इसमें क्या होगा sp2,
और इसमें क्या होगा sp3। एस करेक्टर किस में ज़्यादा, इसमें, जिसमें एस करेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। एस करेक्टर जब ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। जितना ये ज़्यादा उतनी बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी, तो इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। सो दिस इज़ होल अबाउट कि आप कैसे हाइब्रिडाइजेशन को देख के चीज़ों के बारे में बता सकते हैं कि इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बड़ी होगी या छोटी होगी। एग्जैक्ट नंबर के अंदर फाइंड करना कि बॉन्ड लेंथ का इतना वैल्यू होगा, ये हम लोग क्रिस्टेलोग्राफी या हम लोग माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी या एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर बता सकते हैं कि दोनों के बीच में बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होगी या लॉन्गर होगी या किस तरह की होगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों का फ़ायदा हो सके। थैंक यू।